लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें तो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम पढ़ रहे थे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी हम सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। सीरीज कॉम्बिनेशन तो हमने पढ़ लिया था और पैरेलल भी कुछ पार्ट हो गया था, लेकिन वापस से हम दोबारा से बता देते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं कि आपके पास दो सेल हैं, ये सेल हो गया फर्स्ट और ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। ऐसे ही एक दूसरा सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये दोनों सेल हैं आपस में पैरेलल जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी ये फर्स्ट सेल है, इसका ईएमएफ E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। ये दूसरा सेल है, इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है R2। ये दोनों सेल किसी भी एक ही एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जुड़े हुए हैं। दोनों सेल किसी भी एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी देखो, ये दोनों सेल पैरेलल है, यानी यहाँ से जो करंट आएगा I1 और यहाँ से जो करंट आएगा I2, वो ऐसे ट्रांसफर होगा इस तरह से। यानी ये करंट कितना हो जाएगा I1 प्लस I2, ये करंट इस रेसिस्टेंस R में से फ्लो होगा, वापस से ऐसे चला जाएगा ये, और वापस से जितना इसने करंट दिया था वापस से सेम करंट उसी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि पैरेलल के अंदर आपको पता है कि जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, यानी सेम रहता है। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है लेकिन करंट डिफरेंट होता है। और हम जब सीरीज में पढ़ते हैं तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो यानी इसके यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर मान लेते हैं बी, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल होगा V, वो इस सेल के लिए भी सेम रहेगा और इस सेल के लिए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये भी देखिएगा, ये R1, R2 और R3 तीनों ही पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तीनों ही कैसे हो गए हैं, पैरेलल में हो गए। तो यहाँ से मान लेते करंट है जो वो कितनी हो जाएगी I1 और I2, ठीक है। तो देखिएगा, अगर हम ओम्स लॉ की बात करें, अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ये V किसके बराबर हो जाएगा, आई आर के बराबर होगा, ठीक है। यानी जो आई है वो आपका चेंज होगा, ठीक है ना। यानी जो आई है ये कितना होगा आपका I1 प्लस I2, ये रहेगा आपका आई। पैरेलल में करंट चेंज होता है, ठीक है। तो मैं इसको, ये तो आप कंसीडर कर लेना, चलो मैं लिख देता हूँ कि कंसीडर टू सेल ऑफ EMF E1 एंड E2 and internal resistance R1 and R2 connected in parallel as shown in figure। यानी जैसे इस डायग्राम में दे रखा है कि ये तीनों कैसे जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, फिगर विद एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, यानी एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है, इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी नेट करंट तो कितना हो जाएगा I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो बिल्कुल डेरिवेशन इसकी बात कर लेते हैं हम, नेट कैसे होगा। अब देखिएगा, आपको पता है कि पोटेंशियल सेम रहेगा पैरेलल में, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस विल सेम फॉर बोथ सेल। इस दोनों सेल के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम पहले सेल के लिए बात करें जिसका EMF E1 है, तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई, E1 माइनस I1 R1। कैसे, कि आपको याद है ये रिलेशन हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी टर्मिनल वोल्टेज और EMF में जो रिलेशन है उसके हिसाब से, ठीक है। ऐसे ही अगर हम E2 के लिए निकालेंगे दूसरे सेल के लिए, तो उसके लिए भी कितना हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, क्योंकि ये तो
डिफरेंट डिफरेंट रहेगा करंट I1 और I2, ठीक है। अब देखिएगा, यानी यहाँ से आपको नेट करंट I निकालना है, वो कितना होगा I1 प्लस I2। बच्चों हमें I1 और I2 चाहिए, लेकिन यहाँ तो V की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन से इक्वेशन 1 और 2 मान लेते हैं, इनसे I1 और I2 की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिएगा, अगर हम बाई इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, इस इक्वेशन की बात करें, तो देखिए कितना हो जाएगा, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V हो जाएगा। भाई इस माइनस I1 R1 को इधर ले आओ, ये किसका हो गया, प्लस का हो गया। E1 ऑलरेडी यहाँ पे है और ये V इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं कि जो I1 है वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें I2 की, तो I2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2। ये इक्वेशन हमने 4 मान लिया और ये 5। जैसे हमने I1 निकाला है ना, ऐसे इस सेकेंड इक्वेशन से हम I2 निकाल लेंगे, E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियर। अब देखिए, ये I1 और I2 की वैल्यू हम इस इक्वेशन थर्ड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो देखिएगा, मैं थोड़ा पढ़ा दिया है इसको, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। बाई इक्वेशन थर्ड, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस वी अपॉन R1 प्लस E2 माइनस वी अपॉन R। ये क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन में हमने I1 और I2 की वैल्यू को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ से इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं कि I इक्वल टू, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। कौन जुड़ गया नया अभी, जगप्रीत, काफी दिनों में जुड़े हो भाई तुम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से E1 अपॉन R1 दोनों को सेपरेट कर लेता हूँ, माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन, यानी इन सभी को, इन दोनों का डिनोमिनेटर से अलग अलग कर लिया हमने, और इन दोनों का डिनोमिनेटर भी हमने अलग अलग कर लिया। अब देखिएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो I है, देखो यहाँ पर E1 और ये E2, यानी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, इन दोनों को लिख लिया हमने माइनस, ये भी माइनस है और ये भी माइनस, तो हमने V को बाहर ले लिया, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये स्टेप में कोई दिक्कत, तो यहाँ से इन दोनों में से V तो कांस्टेंट है, V सेम है ना, कॉमन हो जाएगा बाहर, माइनस का भी ले लिया तो ये माइनस का क्या हो गया, प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस होगा। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वापस ये दोनों टर्म्स आएंगे, ठीक है। या फिर यहाँ से देखिएगा कि हमें तो v निकालना है, ठीक है, तो I इक्वल, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 R2, इसका इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा, यानी ये हो गया आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1। इन दोनों को सोल्व करेंगे ना, R1 R2 का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे R2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे R2 है यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई होगा, माइनस V, ये अंदर का एलसीएम भी कितना हो जाएगा, R1 R2, इसको क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, चाहे तो आप इसको R2 प्लस R1 लिख लो, R1 प्लस R2 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस में तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब देखिएगा, हमें इस V को निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से R1 R2 और R1 R2 ये कांस्टेंट आ रहा है, इसको या तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है, या फिर देखिएगा हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास है I R1 R2, इस R1 R2 दोनों से कॉमन लेके और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया I के साथ, इक्वल टू इधर बचेगा आपके पास E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V R1 प्लस R2, ये बचेगा आपका, ठीक है ना। यानी ये दोनों का कॉमन R1 R2 ये मल्टीप्लाई में है जो, इसको इधर ले लिए I के साथ। अब V निकालेंगे तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा, V को इधर ले आओ तो
V पॉजिटिव में हो जाएगा, V R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये कितना है E1 R2 प्लस E2 R1, ये I इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस I R1 क्लियर। अब देखिएगा ये जो R1 प्लस R2 इसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा दोनों के, क्योंकि हमें केवल V चाहिए। यानी ये जो V है वो हो जाएगा आपके पास E2 R1 प्लस E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आएगा ठीक है, और माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R, ये दोनों का क्या आ गया, क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। अब देखिएगा यानी ये तो टोटल ईएमएफ हो गया, ठीक है ना, E1 और E2, और ये क्या हो गया, टोटल रेसिस्टेंस हो गया। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें, ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो यही तो होता है V, टोटल V कितना हो जाएगा, E इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट, ठीक है, ये आई तो हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से E इक्वलेंट तो कितना हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा, नेट हमने मान लिया ये, और जो 1 बाई आर इक्वलेंट है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तभी तो ये आएगा, इन दो को सोल्व करेंगे 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, तो क्या टर्म्स निकल के आएगी, ये निकल के आएगी, ठीक है। ये तो क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस हो गया, पैरेलल में रहेंगे क्योंकि R1 और R2 कैसे हैं, पैरेलल में है, और ये क्या हो गया, टोटल सेल का ईएमएफ। तो देखिएगा यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलता है कि पैरेलल के अंदर, पैरेलल के अंदर चाहे 10 सेल जुड़े हों, ठीक है ना, चाहे 5 सेल जुड़े हों, उनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 10 जुड़े हों चाहे, ईएमएफ क्या होगा, एक सेल का ही, अगर 5 सेम ईएमएफ जुड़े हैं तो एक सेल का ही क्या होगा, कंसीडर होगा, ठीक है। वहां पर क्या होता था, पहले सीरीज में E1 प्लस E2 सभी का जुड़ता था, और R1 R2 सभी का जुड़ता था, ठीक है। जितने भी रेसिस्टेंस है वो सारे किस में है, पैरेलल में, उनका जो रिजल्टेंट है वो कैसे होगा, पैरेलल में होगा, ठीक है। यानी इसकी जगह अगर हम यहाँ पे रखें, देखिए कितना हो जाएगा कि, देखो इफ n सेल कैसे हैं, आइडेंटिकल, कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर सारे पैरेलल में जुड़े हैं तो देखिएगा ईएमएफ तो क्लास कनेक्ट नहीं हो रही, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिए। तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, एक मिनट देख लेते हैं किस किस बच्चे का है, ठीक, बीच में गायब हो गए भी फिर, कहाँ गायब हो जाते हो। अब देखिएगा एक दो छोटे एक क्वेश्चन कराते हैं आपको इससे रिलेटेड, कि आप कोशिश कर रहे हैं खुद, ठीक है ना। ये डायग्राम दे रखा है आपको, मैं एक बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि एक सेल जुड़ा हुआ है इस तरह से, और इसी के साथ एक दूसरा सेल, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 ओम है, दिख रहा है ना आपको, और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं 1 ओम मान लेते हैं, ठीक है। ये 2 वोल्ट की मान लेते हैं और इसको 4 वोल्ट की मान लेते हैं। ये किसी भी इंटरनल रेसिस्टेंस, सॉरी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से जुड़ा हुआ है, R कुछ भी ले लीजिए, आप 50 ओम ले लेते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सेल फर्स्ट है और ये सेकंड सेल है, इसके कनेक्शन पे भी ध्यान देना है, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट इसका 1 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस, ये 4 वोल्ट है और इसका 2 ओम इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, क्लियर। अब देखिएगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो फर्स्ट करंट निकालना है सर्किट में, टोटल करंट आई, यानी क्या पूछना है, करंट निकालना है,
सेकंड में आपसे क्या, चलो ये मान लेते पॉइंट ए मान लेते हैं, यहाँ पे क्या पूछे, ये बी मान लेते हैं और ये मान लेते हैं सी। तो चलो मुझे ये बताइए कि जो वी ए माइनस वी बी, यानी ए और बी के बीच जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, और थर्ड ये बता दीजिए वी ए माइनस वी सी ये कितना होगा। ये जल्दी से एक बार कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऐसे कैसे। तुम करंट बता दो, फिर मैं आगे तो मैं सोच लूंगा कि आप खुद कर लेंगे। करंट बता दीजिए थोड़ा सा। अरे देखो कैसे जुड़े हुए हैं, ये सीरीज में है, पैरेलल में है, किस तरह से जुड़े हुए हैं। फिर आप सोनू, याना, जगप्रीत, गुंजन, धीरज, दीपक, अंजलि, आयुष। अरे सीधा करंट तो आई बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज में जुड़े हुए हैं ये दोनों, कैसे जुड़े हैं, सीरीज में। तो सीरीज में तो आपको पता है नेट कितना होता है, E1 प्लस E2 अपॉन R1, R प्लस R1 प्लस R, यही तो होता है सीरीज में। ठीक है, अब देखिएगा E1 प्लस E2, यहां पर तुम गलती करोगे। अब दोनों को देख रहे हो, सेल को, सेल को देखिए एक बार, ये सेल इधर करंट देगा क्योंकि इसका प्लस इधर है, ये सेल इधर करंट देगा, यानी दोनों सेल का करंट आपस में टकराएगा, भी अपोजिट जुड़े हुए हैं ना दोनों सेल। जिसका पोटें अब अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो जिसका ज्यादा है, और ये, बस ये थोड़ा सा आप गलती करेंगे। अगर सेल ये बिल्कुल सीक्वेंस में होते ना, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो आप सीधा ले लेते 2+4 हो जाता उस केस में, लेकिन यहाँ पे 4 - 2 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे के विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। अपॉन आर देखिएगा, यानी एक तो 50 हो गया प्लस ये कितना है 1 प्लस, और ये कितना है 2, यानी आपके पास 2/53 बचेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको 55 रहने दो। तो ये हो गया आपके पास 8, यानी 1/4, 0.25 एम्पियर। इसको 50 से 5 कर लेना, अदरवाइज 50 करोगे तो ये थोड़ा और अजीब आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में, ये वाला बता दीजिए मुझे जल्दी से एक बार। बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना है आप। और देखिएगा अभी आपसे ये पूछा ए और बी के बीच में पोटेंशियल, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल अलग होगा सीरीज में और यहाँ पे अलग होगा, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो बी कितना हो जाएगा, बी इन दोनों का, ये मानते E1 है और R1, ये E2 और R2, तो बी कितना हो जाएगा E2 माइनस IR2, और ऐसे ही इन दोनों के बीच का निकालेंगे, ये जो VAC ये हो जाएगा E1 माइनस IR1। ये सोल्व कर लेना आप, दोनों रिजल्ट आ जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं, जल्दी से बताइए थोड़ा, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे तुम। समझ में आया कि नहीं। गुंजन, यस सर, धीरज। तो देखो मेन क्या था कि सेल को आप कनेक्शन थोड़ा ध्यान रखना है आपको, सेल का कनेक्शन किस तरह से, अगर उल्टा कनेक्शन कर देंगे तो माइनस हो जाएगा और सीधे रहेंगे तो सारे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपको निकाल लेना है दोनों, ये तो आप सीधा निकाल लेंगे पहले। अब देखिएगा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं।
किरचॉफ्स लॉ, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% इससे दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो न्यूमेरिकल आएगा और एक एमसीक्यूज तो 100% आएगा, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो किरचॉफ लॉ के बारे में बात करें, सबसे पहले तो ये क्या काम आता है इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये 1842 में ये साइंटिस्ट थे किरचॉफ, ठीक है ना, इन्होंने दो नियम दिए थे। अब दो नियम दिए थे, वो पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये किस लिए यूज लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। एक तो क्या होता है कि जो सर्किट है उसके अंदर टोटल रेसिस्टेंस, सर्किट के अंदर टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बोल सकते हम उसको, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इससे इलेक्ट्रिक करंट आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी टोटल रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और करंट आई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब आप बोलेंगे कि सर ये तो हम ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं, भाई ये तो हम ओम्स लॉ भी से भी तो कर सकते हैं। तो ओम्स लॉ से कर सकते हैं तो फिर हम किरचॉफ लॉ क्यों पढ़ रहे हैं। इक्वेशन तो यही बनता है कि जब ओम्स लॉ है हमारे पास रेसिस्टेंस निकालने के लिए, चाहे वो पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, पोटेंशियल डिफरेंस वी निकालने के लिए भी, और करंट आई भी हम निकाल सकते हैं ओम्स लॉ से। कोई भी दो क्वांटिटी है तो तीसरी अपने आप निकल जाएगी। तो हम फिर किरचॉफ के नियम को क्यों पढ़ रहे हैं, देखिएगा। हमने याद कीजिए फर्स्ट चैप्टर, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम, कितना होता था आप सीधा बता सकते हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम निकाल रहे थे तो हमने गाउस लॉ का यूज क्यों किया भाई, उस गाउस लॉ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। तो ये हम इस फ्लक्स से, जो आपको याद है क्या, ई डॉट डी एस, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस ये होता था। और गाउस लॉ क्या कहता है कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन ये फाई होता है। तो हम यहाँ से फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फिर गाउस लॉ की जरूरत क्यों है। वहां पे आपने देखा होगा कि ये जो लॉ है या फिर ये वाला फॉर्मूला है, ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल हो पाता है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर वो चाहे लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे एरियल डिस्ट्रीब्यूटेड हो या वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते थे, वहाँ पर हम गाउस लॉ यूज करते हैं। तो उसी तरह से देखिएगा कि ओम्स लॉ है, ये बिल्कुल इजी सर्किट के लिए, तो इजी सर्किट होते हैं ना, जैसे कि उस सर्किट के अंदर एक ही बैटरी जुड़ी हुई है। अब देखिए जैसे इस तरह का सर्किट आ गया आपके पास, मैं एक रफली सर्किट बना रहा हूँ, इससे भी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा दो बैटरी जोड़ दी हमने, दो सेल जोड़ दिए और तीन रेसिस्टेंस है। अब हम इसको कैसे सोल्व करें, तो अब हम किरचॉफ लॉ लगाएंगे। तो आपको याद रखना है कि किरचॉफ लॉ का यूज क्यों करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट यानी जिनके अंदर मोर देन वन सोर्स ऑफ पोटेंशियल कनेक्ट होते हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम, जब ओम्स लॉ फेल हो जाता है तो हम किरचॉफ नियम का यूज करते हैं। ओम्स लॉ से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो सारे किरचॉफ लॉ से हो सकते हैं, लेकिन किरचॉफ लॉ से जो न्यूमेरिकल होंगे वो ओम्स लॉ से नहीं हो सकते, क्योंकि ओम्स लॉ केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होता है अगर सर्किट में केवल एक ही पोटेंशियल सोर्स जुड़ा हो। अगर सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा सोर्स जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर ओम्स लॉ हम यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम किरचॉफ का नियम यूज करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि किरचॉफ का नियम क्यों यूज करते हैं, कि किसी भी जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, पोटेंशियल होता है, इनको कंसीडर करने के लिए हम किरचॉफ नियम याद करते हैं। अब देखिएगा किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, ठीक है ना, कितने नियम दिए थे, दो। एक होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ बोलते हैं उसको, के सी एल, इसका फुल फॉर्म है किरचॉफ करंट लॉ।
ठीक है ना। फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं या इसी को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। और एक होता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसी को सेकंड लॉ बोलते हैं और इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ। तो ये जो नियम है ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना न्यूमेरिकल आएंगे वो इसी पोर्शन से आते हैं, 90% न्यूमेरिकल किरचॉफ लॉ से ही आते हैं। और दूसरी चीज़ हम बात करें कि जो डेरिवेशन है वो भी आपसे पूछी जाती है। आप देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चनों में लगातार 4-5 साल में तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। मैं इसके आज एक बार आप पीडीएफ में से लिखना भी और उनको एक बार स्टडी करना कि किरचॉफ नियम क्या होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब 1-2 मिनट बची है तो उसमें नहीं हो पाएगा। कल हम ये दोनों लो कंप्लीट कर लेंगे, इसके 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे, आप न्यूमेरिकल करना और 1-2 न्यूमेरिकल आप अपने साथ रखना जो आपको करने में प्रॉब्लम आई है। आप सर्च करके बुक वगैरह से, आपके पास कोई बुक होंगी, नहीं भी है तो आप एनसीईआरटी से कोई 1-2 न्यूमेरिकल देखना, कोशिश करना। अगर नहीं आता है फिर हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।